Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Explored। आज हम अस्थमा क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अस्थमा के कॉजेस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये सारे फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्थमा को ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है। Asthma is a long-term condition affecting the airway. मीन्स अस्थमा ये एक क्रोनिक कंडीशन है। अब क्रोनिक कंडीशन मतलब क्या है? तो क्रोनिक कंडीशन मतलब ये कंडीशन पेशेंट के साथ लाइफ लॉन्ग रह सकती है, जो मेडिसिन से सिर्फ कम हो जाती है। अस्थमा में पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो एयर पैसेज है वो अफेक्ट हो जाता है। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग एयरवे इनसाइड द लंग्स। मतलब ये जो पैसेज है जहाँ से लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, वहाँ पे अगर स्वेलिंग आ जाती है और अगर वो नैरो हो जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आ जाएगी और एयर सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और इसी रीज़न से पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। नॉर्मली हम एवरी ब्रीथ में एयर को नोज या माउथ से अंदर लेते हैं। ये एयर लंग्स में जो अल्वियोलाई होते हैं, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे सैक होते हैं उसे अल्वियोलाई कहते हैं। तो लंग्स में जो अल्वियोलाई होते हैं वहाँ पे ये ऑक्सीजन जाता है या फिर वहाँ पे एयर जाता है और वहीं से इसमें से ऑक्सीजन को मतलब एयर से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है। अब ये होती है नॉर्मल कंडीशन। बट जब इस एयरवे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ के मसल अगर टाइट हो जाते हैं तो पेशेंट में अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस अस्थमा के क्या सिम्टम्स होते हैं, अभी हम इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है वीजिंग। अब वीजिंग मतलब क्या है? मतलब ब्रीथिंग करते समय पर्टिकुलर एक आवाज़ आती है जिसे हम घरघराहट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो हो सकता है वीजिंग। सेकेंड है कफ। तो कफिंग कब होगा? पर्टिकुलरली नाइट में ही पेशेंट को कफ आ जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट टैचिकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट। अगर पेशेंट में हार्ट रेट भी फास्ट हो जाते हैं इन सारे सिम्टम के साथ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अस्थमा के सिम्टम है। इसके अलावा डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, पेल एंड वेट स्किन, रैपिड ब्रीथिंग और लास्ट है चेस्ट टाइटनेस। तो ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो पेशेंट को अस्थमा अटैक भी आ सकता है। अटैक कैन बीइंग सडनली एंड रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। अस्थमा अटैक के 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है ब्रोंकोस्पाज्म। इस कंडीशन में एयरवे के मसल्स टाइट हो जाएंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ये जो मसल्स है ये टाइट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में मसल्स टाइट हो जाएंगे एंड मेक एयरवे नैरो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो एयरवे है जहाँ से एयर सप्लाई होता है वो नैरो हो जाएंगी। सो इस वजह से एयर फ्रीली फ्लो नहीं हो पाएगी। सेकेंड कंडीशन हो सकती है इन्फ्लामेशन। इसमें एयरवे के लाइनिंग पे स्वेलिंग आ जाएगी और इस वजह से भी जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन हो सकती है म्यूकस प्रोडक्शन। इसमें एयरवे में थिक म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगा और इस वजह से एयर सप्लाई नहीं हो पाएगी और पेशेंट को अस्थमा अटैक आ जाएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर 3 कंडीशन होती है जिनसे पेशेंट को अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अस्थमा के इन जनरल क्या कॉजेस होते हैं, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। सो कॉजेस ऑफ अस्थमा क्या है? अस्थमा ये किसी भी एज में हो सकता है, बट किसी को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई टोबैको स्मोकर है तो उन्हें अस्थमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस रीजंस के अलावा और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, और भी कुछ कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर से भी अस्थमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, डस्ट, कोल्ड वेदर, तो इन सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनसे भी किसी को ट्रिगर बैठ सकता है और उन्हें अस्थमा अटैक आ सकता है। सेकेंड जो रीज़न है वो जेनेटिक भी ये हो सकता है, अस्थमा ये जेनेटिक भी हो सकता है, और कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी किसी को अस्थमा हो सकता है। अभी हम देखेंगे अस्थमा अगर किसी को हुआ है तो ये डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेंगे, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, उसके सिम्टम्स भी देखेंगे, उन्हें सिम्टम्स भी पूछेंगे और उसकी स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे। अब इस टेस्ट में डॉक्टर पेशेंट का एयर फ्लो मेजर कर सकते हैं और इसके बाद पेशेंट को डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि उसका एयरवे जो है वो अगर ब्लॉक है तो उन्हें वो मेडिसिन भी रेफ़र कर सकते हैं, या अगर उनके सिम्टम्स देख के भी उन्हें अगर कुछ और भी डिटेल जानकारी लेनी है तो वो उन्हें चेस्ट एक्सरे भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री है, सिम्टम्स है, स्पायरोमेट्री टेस्ट है या फिर चेस्ट एक्सरे है। तो इन सारे चीज़ों से डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं। इन सारे डायग्नोसिस के बाद अभी हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। अस्थमा की सबसे पहली ट्रीटमेंट है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर ये एक प्रकार की मेडिकेशनल ट्रीटमेंट है जिसके हेल्प से ब्रीथिंग नॉर्मल कर सकते हैं। सेकेंड है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स। अब इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स क्या है, तो जैसे कि डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स पूछेंगे और उसके बेसिस पे उन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स भी रिकमेंड करेंगे। तो ये सारे होते हैं उनके ट्रीटमेंट। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि अस्थमा को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उन्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से ट्रिगर बैठता है, जैसे कि पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, डस्ट है, फैटी फूड है। तो इन सारी चीज़ों से अगर उन्हें ट्रिगर मिलता है तो पेशेंट को उन ट्रिगर्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन चीज़ों से उन्हें खुद को दूर रखना पड़ेगा ताकि वो अस्थमा अटैक से बच सके। तो ये कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिनसे पेशेंट बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने कंप्लीट अस्थमा के बारे में इन डिटेल जानकारी ले ली है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।